Good morning, students. Welcome back once again in the class, online teaching class. Today's topic is the neuron, which is related to the I was discussed into the previous lectures to the nervous system. The nervous system is the one of the system for that to the coordination of the all the body physiology, so that which of the units which form to the particular complex nervous system. So that today's topic is related to the nervous system. Nervous system, what about to the nervous system? You are also know that very well in the previous lecture. Today is know that what is the unit of the nervous system and their functioning. So that to the today's topic is the neuron. Neuron is the structural and functional unit of the nervous system. This is the basic units of the nervous system, which is composed up to the nervous tissues. तो आज के चैप्टर में हम जो है, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने नर्वस सिस्टम को पढ़ाया था, उसी से रिलेटेड है। आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो नर्वस सिस्टम बना है, जो कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, कोऑर्डिनेशन में भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है, तो उसको कौन बनाता है, उसकी यूनिट कौन होती है, उसका स्ट्रक्चर कौन होता है और वो किस प्रकार से मैकेनिज्म शो करता है, प्ले करता है, तो उसके बारे में जानते हैं। तो मैंने बताया कि नर्वस सिस्टम की जो यूनिट होती है वो न्यूरॉन्स होती है, और न्यूरॉन्स जो है वो बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलके नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, और वो कॉम्प्लेक्स टाइप का नर्वस सिस्टम होता है जिसका काम होता है कोऑर्डिनेशन करना। उसमें नर्व इम्पल्सेस जो निकलती हैं वो इन्फॉर्मेशन को जो है किसी भी पर्टिकुलर पार्ट्स पे पहुंचाती हैं, और जो है वहाँ से वर्किंग की वर्क होता है, जो भी प्रक्रिया, जो भी कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग बॉडी फिजियोलॉजी के अंतर्गत होती है। तो हम यहाँ पे जानते हैं सबसे पहले कि नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या है, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन इज द बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट। और बेसिक यूनिट का मतलब आपको पता ही है, या इसको बोलते हैं दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। क्या आपने देखा कि न्यूरॉन जो है वो बेसिक यूनिट कहा जाता है। बेसिक यूनिट का मतलब जो उस प्रकार का जो है सेल जो कि पूरे नर्वस सिस्टम को बनाए, नर्वस सिस्टम की जो फिजियोलॉजी होती है, जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, जो प्रोसेसेस होते हैं, जिसके माध्यम से वो पूरी प्रक्रिया कोऑर्डिनेशन की करती है, वो न्यूरॉन्स के द्वारा होती है। तो पहले हाउ इज देयर शेप, साइज एंड वर्किंग, तो हम जानने का प्रयास करते हैं। दूसरी चीज हमने लिखा, बेसिक चीज है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल की बात की गई, इसका मतलब है वही इंडिकेट करता है बेसिक्स में कि ये स्ट्रक्चर को भी बनाता है, फंक्शन भी करता है। मतलब कि न्यूरॉन्स आपस में जुड़ के, एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन से जुड़ के क्या बना लेता है, पर्टिकुलर नर्वस सिस्टम बनाता है, एक विशेष मतलब नर्वस सिस्टम का निर्माण करता है। तो वो स्ट्रक्चर को भी बनाएगा। मतलब जो भी आप पूरी बॉडी में जो कॉम्प्लेक्स टाइप के नर्वस सिस्टम को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो वो एक एक करके न्यूरॉन से आपस में जुड़ते हैं सिनेप्सिस के द्वारा। सिनेप्सिस आगे की प्रक्रिया है, हम बताएंगे आपको सिनेप्सिस क्या होते हैं। तो एक दूसरे से जुड़ते हुए वो कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, और तो इस प्रकार से वो पूरे बॉडी में, चाहे वो सीएनएस हो, पीएनएस हो, एएनएस हो, उससे जुड़ी जो भी संरचनाएं हैं, जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, उसका फॉर्मेशन करता है। तो
this is the unit for that to the making a nervous system, complex nervous system, so that this is the तो इसको स्ट्रक्चरल बोला जाता है एंड फंक्शनल यूनिट। अब फंक्शन की बात की जाए तो फंक्शन का मतलब क्या है कि कौन सा प्रोसीजर करता है। जैसे मैंने कहा कि कोऑर्डिनेशन करेगा, तो कोऑर्डिनेशन कैसे करेगा? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय। तो एक ऑर्गन्स का दूसरे ऑर्गन या किस पूरी जो बॉडी फिजियोलॉजी चलती है वो इसी के कंट्रोल में चलती है, या फिर ये कहें कि इंफॉर्मेशन जो होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि जो न्यूरॉन्स होती है वो क्या कर रही है, स्ट्रक्चर को बना रही हैं, स्ट्रक्चर को बनाती हैं। और स्ट्रक्चर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा है तो जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो इम्पल्सेस होती हैं वो ट्रांसफॉर्म होती है, ट्रांसमिट होती है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन, इस प्रकार से। तो पूरे बॉडी में इसका क्या है, एक जाल है, नेटवर्क लाइक है, पूरे बॉडी में ये फैला हुआ है। और तो उसी को हमने अभी नर्वस सिस्टम बोला। तो जहां पे जिस जगह से प्रक्रिया होनी है किसी भी पर्टिकुलर टिश्यू या ग्लैंड से, तो वहां से वो इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंचता है और प्रक्रिया या जो कार्य होता है उसको करता है। तो क्या मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन होगा, जो भी कार्य होगा, जो भी प्रक्रियाएं होंगी वो इसी न्यूरॉन्स के माध्यम से ही होंगी। तो जो भी प्रोसेसेस किए जाएंगे वो न्यूरॉन्स के माध्यम से किए जाएंगे। तो न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़ा है तो कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन किया है। सो दैट टू द न्यूरॉन इज द बेसिक functional unit, basic structural and functional unit of the nervous system, and that's performed to the generated to the impulses when to the any kinds of the stimuli which stimulated to the sensory cell, that's the nerve impulses which are goes to the their CNS, and then the CNS which inform to the specific parts of the body, that is the muscles or the organs or the tissues where are the work is done। जहाँ से काम होना है, जहाँ से प्रक्रिया पूरी होनी है वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन को भेजेगा, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये न्यूरॉन्स का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं कि एक न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर क्या होगा और उसमें कितने कौन कौन से पार्ट्स होंगे, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि उसको एक बेहतर फंक्शन के लिए, एक बेहतर स्ट्रक्चर के लिए उसको जाना जाता है। तो आज देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए न्यूरॉन्स को, जैसा मैंने पहले बताया, तो ये जो न्यूरॉन्स, अब जैसा मैंने कहा कि न्यूरॉन्स इसकी यूनिट हो गई, तो हम पहले हिस्टोलॉजी जानते हैं, हिस्टोलॉजी ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो हिस्टोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम आप देखेंगे तो वो दो चीज़ों से बना है। एक तो मैंने पहले बताया न्यूरॉन्स, हिस्टोलॉजी की तरफ जाएंगे तो हम अगर हिस्टोलॉजी की तरफ जाएंगे तो मैंने कहा कि ये नर्वस टिश्यूज से बना है। ये क्या होता है, नर्वस टिश्यू से बना होता है। नर्वस टिश्यू क्या हुआ, ये नर्वस टिश्यू है। अब इस नर्वस टिश्यू में एक जो होता है न्यूरॉन होता है और दूसरा न्यूरोग्लिया होती है। क्या होती है, न्यूरोग्लिया। ये दोनों साथ में, मतलब फर्स्ट न्यूरॉन, सेकंड इज न्यूरोग्लिया। तो ये नर्वस टिश्यूज कहलाती है और ये दो एलिमेंट को कंटेन करती है। जो दो एलिमेंट होते हैं, पहला न्यूरॉन जो कि मैंने अभी बताया कि बेसिक यूनिट होती है, और दूसरा जो सपोर्टिंग रोल करता है वो होता है न्यूरोग्लिया सेल्स। तो दो सेल होती हैं, दो टिश्यूज होती हैं, वो मिलके नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। तो हमने पहले भी बताया कि न्यूरॉन बेसिक फंक्शनल यूनिट है। अब इस न्यूरॉन्स को, क्योंकि क्या है, ये न्यूरोग्लिया सेल्स जो होती है वो एक्टोडर्म से बनी होती है, जर्मिनल लेयर्स होती हैं डेवलपमेंटल प्रोसेस में। वहाँ पे एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, जैसा कि आप जानते हैं, एज यू नो दैट वेरी वेल, that is that there are the three germ cells, that is the ectoderm, mesoderm and endoderm, and all the body parts and the organs which form by there are three layers, some of the ectoderm,
some is the endoderm and others to the mesoderm। तो तीनों सेल से, तीनों जो जर्मिनल सेल्स होती हैं उन्हीं से सब पूरे बॉडी का निर्माण होता है, उसमें नर्वस सिस्टम भी। तो मैंने कहा कि जो ये न्यूरॉन्स है ये न्यूरोब्लास्ट सेल से बनती है, न्यूरोब्लास्ट सेल से ओरिजिनेट होती है, अराइज होती है, और जो न्यूरोग्लियल सेल होती है ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होती है। लेकिन चूंकि क्या मैंने बताया कि नर्वस टिश्यू से बनने वाला जो नर्वस सिस्टम है उसमें दो एलिमेंट होते हैं, न्यूरॉन और न्यूरोग्लियल, दोनों की ओरिजिन अलग अलग है, और दोनों की ओरिजिन अलग अलग होने के कारण जो है इसका फंक्शन भी अलग है। क्योंकि न्यूरॉन्स जो है वो बेसिक फंक्शन प्ले करता है नर्वस सिस्टम में, उसी से उसका फॉर्मेशन भी होता है और वो सारे फंक्शन भी करेगा, और ये इसको सपोर्ट करती है, ये इसके प्रोटेक्शन में, फैगोसाइटोलॉजिक इन नेचर में, और जो है क्या कहते हैं आइसोलेशन में। तो ये सारे इसको हमेशा सपोर्ट करती रहती है सबसे। तो इसलिए हम जो है हमने ये न्यूरॉन्स को लेके चला। अब न्यूरॉन्स को जानने के लिए सबसे पहले हम उसके स्ट्रक्चर पे चलते हैं कि एक न्यूरॉन का क्या स्ट्रक्चर होगा, है ना। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन्स विच कैरीड अबाउट टू द व्हाट इज द काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स विच गिवन टू द ए कन्वीनियंट शेप। तो यहाँ पर एक हमने अभी शुरुआत किया, थोड़ा सा न्यूरॉन्स को बनाने का प्रयास किया। यहाँ पे थोड़ा मेंशन कर देते हैं, जो न्यूरॉन्स होता है उसमें तीन पार्ट होते हैं, और इस तीन पार्ट के माध्यम से एक को बोला जाता है सेल बॉडी, इसको हम बोल सकते हैं साइटोन भी। इसका दूसरा नाम भी है, एक और भी है जिसको बोल सकते हैं पेरिकैरियन, और एक और भी बोल सकते हैं हम सोमा। ठीक है, ये चार अलग अलग नामों से, देयर आर द डिफरेंट नेम्स which known about to the part of the neurons, and another one is that to the dendron, or in other words dendrites. This is like of the processes, and finally is the very important that to the axon. देखिए न्यूरॉन्स जो है, जो कि बेसिक फंक्शनल यूनिट है, उसके तीन पार्ट होते हैं। ये तीन पार्ट में अलग अलग बना होता है, अभी हम डायग्राम के माध्यम से बताएंगे आपको। तो पहला सेल बॉडी होती है, दूसरा डेंड्रॉन होता है, और एक्सॉन। तो इसके अलग अलग नाम है। सेल बॉडी को साइटोन भी बोलते हैं, पेरिकैरियन भी बोलते हैं, और सोमा भी बोला जाता है। डेंड्रॉन को हम डेंड्राइट्स भी बोलते हैं, और एक्सॉन ये अलग होता है। तो तीन जो है डिस्टिंक्ट पार्ट होते हैं। देयर आर द थ्री डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन विच रिप्रेजेंट टू द टिपिकल न्यूरॉन स्ट्रक्चर। सो न्यूरॉन्स विच आर हैव टू द थ्री पार्ट्स इन। तो हम यहां पर आपको बताएं, ये हम जो न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये एक माइलिनेटेड न्यूरॉन होगा। न्यूरॉन जो है माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड होता है। जो इसका क्या मतलब होता है हम आगे बताएंगे। तो सबसे पहले हम डायग्राम को बनाते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे हम बना रहे हैं आपको। देखिए इस प्रकार से इसका डायग्राम यहाँ पे बनाया जा रहा है। इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, उस फीचर्स के माध्यम से हम यहाँ पे आपको अभी बताते हैं ये है क्या। तो यहाँ पर ये देखिए ये डायग्राम है। तो एक माइलिनेटेड शेप, तो देखिए ये एक न्यूरॉन्स का शेप है। तो सबसे पहले ये जो है, ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है, इसी को सेल बॉडी या साइटोन या पेरिकैरियन या सोमा, मतलब जो एक पर्टिकुलर जो न्यूरॉन है, उस न्यूरॉन्स का जो बेसिक पार्ट है, जो कि न्यूक्लियस को कंटेन करता है, जो गोल्गी बॉडीज को कंटेन करता है,
निसल्स ग्रेन्यूल्स को कंटेन करती है, माइटोकॉन्ड्रिया को कंटेन करती है। तो सारी विच कंसिस्ट ऑफ टू द न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलोंग विद द निसल्स ग्रेन्यूल्स विच इंपॉर्टेंट इन देयर फंक्शन। तो ये बेसिक चीज है। ये क्या है, मैंने बोला कि ये है, दिस इज द न्यूक्लियस, इट इज द न्यूक्लियस। ये है इसका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसको, इसका है गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, बॉडीज होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब यहां पे देखिए बहुत सारी चीजें हैं। यहां पे ये देखिए निसल्स ग्रेन्यूल्स होती हैं, निसल्स ग्रेन्यूल्स बोली जाती हैं। तो ये एक पार्ट हुआ। अब ये देखिए इसी, ये जो सेल बॉडी का जो पार्ट्स होता है वो क्या करता है, प्रोजेक्शन फॉर्म करता है। तो उस प्रोजेक्शन से मतलब साइटोप्लाज्म जब आगे की तरफ बढ़ती है, देखिए हर तरफ निकली हुई है प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर विच आर फॉर्म टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल बॉडी विच इज कॉल्ड टू द डेंड्राइट और डेंड्रॉन। यही है डेंड्रॉन, डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स। अब ये डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स ही है, ये आप देखिए चारों तरफ इसके जो है होते हैं। तो ये क्या है, ये इसी को प्रोसेसेस बोलते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा, सेंसरी जो सेल्स होती हैं वहां से रिसीव करके सेल बॉडी तक पहुंचाती है। उसके बाद अब देखें यहां पे इस प्रोसेसेस के बाद यहां पे ये सारे निसल्स ग्रेन्यूल्स हैं। अब यहां पे हम देखिए स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यहां पे कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर है। इस पार्ट्स को, जो कि एक लॉन्ग प्रोसेसेस होता है, ये लॉन्ग प्रोसेसेस है, ये आगे बढ़ेगा, जो कि अराइज होता है ये सेल बॉडी से। क्योंकि मैंने पहले भी बता दिया कि ये यहाँ पर सेल बॉडी से जो प्रोजेक्शन या साइटोप्लाज्म जो है आगे की तरफ स्टेमिंग प्रोसेस में बढ़ के ये इस प्रकार के प्रोसेसेस का फॉर्मेशन करती है, तो उसको डेंड्राइट बोलते हैं। और उसी क्रम में ये जो नीचे की तरफ एक लॉन्ग जो है प्रोसेसेस फॉर्म होती है, उसको बोला जाता है एक्सॉन। ये क्या है, एक्सॉन है, ये पूरा एक्सॉन है, ठीक है। अब एक्सॉन जो होता है, अब हम एक स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहे हैं। देखिए ये इसके ऊपर एक कवर है, इस तरीके से हम बना रहे हैं आपको। ये इस तरीके से होता है इसमें, और ये आगे जाके सिंगल प्रोसेसेस जो होती हैं वो इस तरीके से, ये देखें, ये इस तरीके से, ये अब ये आप सोच रहे होंगे ये क्या है, ये क्या होता है, टीलोडेंड्रियन होता है। आप ये ऐसे भी कर सकते हैं इसको, इसमें भी ब्रांचेस राइज कर सकते हैं। तो ये क्या है, टीलोडेंड्रिया, टीलोडेंड्रिया, ठीक है। ये टीलोडेंड्रिया होता है, इन पार्ट होता है किसका, जो एक्सॉन से निकलती है, इन पार्ट होता है। अभी हम सारे फंक्शन बताते हैं आपको क्या है, लेकिन आप देखिए इसमें एक जो पूरा एक न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है वो हमने यहाँ पे बनाया आपको। तो ये एक्सॉन कोलैटरल होता है, एक्सॉन कोलैटरल। अब देखिए यहाँ पे टीलोडेंड्रियन हो गया, लेकिन देखिए ये भी एक प्रोसेस है। अब हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि जो क्या कहते हैं, जो माइलिनेट, अनमाइलिनेटेड एंड माइलिनेटेड और नॉन मेडुलेटेड और मेडुलेटेड जो न्यूरॉन्स होती है वो क्या होता है। तो आप समझने का प्रयास करिए कि जो क्या कहते हैं कि वाइट जो न्यूरॉन्स को कंटेन, वाइट मैटर्स को जो कंटेन करती है वो जो है मेडुलेटेड होती है। अब आपको बताना चाहेंगे नर्वस सिस्टम जो कि सीएनएस, पीएनएस और एएनएस में बटा होता है, तो वहाँ पर सीएनएस और जो एएनएस होता है और पीएनएस होता है, सीएनएस में जो न्यूरॉन्स होती है वो दो प्रकार की होती है, एक माइलिनेटेड, एक अनमाइलिनेटेड।
उसी को मेडुलेटेड और नॉन मेडुलेटेड बोला जाता है। वो एक व्हाइट मैटर को कंटेन करती है, एक ग्रे मैटर को कंटेन करती है। जो माइलिनेटेड होती है, जिसमें माइलिन शीथ या न्यूरोलेमा की जो कवर पाई जाती है स्वान सेल के साथ में, वो होती है व्हाइट सेल को कंटेन करती है, व्हाइट न्यूरॉन्स होती है, व्हाइट मैटर को कंटेन करती है। जबकि जो नॉन माइलिनेटेड या फिर ये अनमाइलिनेटेड और नॉन मेडुलेटेड कहा जाता है, वो ग्रे मैटर को कंटेन करती है। तो आप देखेंगे दो प्रकार से। अब ये आप समझ रहे होंगे कि ये ग्रे और व्हाइट क्या होता है। ब्रेन का ये जो पार्ट्स है, जहां पे ब्रेन में जो है जो न्यूरॉन्स पाई जाती हैं, वहां पे जब एक विशेष प्रकार के रीजन में जब वो जो न्यूरॉन्स होती हैं एक्युमुलेट होके एक साथ में दिखाई पड़ती हैं, तो वो जो है आपस में वो ग्रे मैटर में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन जब वो जो है आगे चल के वो फ्री हो जाती हैं, तो वो व्हाइट मैटर को रिप्रेजेंट करती हैं। वहाँ पे बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है। जब हम ब्रेन को पढ़ते हैं और जब उससे एसोसिएटेड न्यूरॉन्स को पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ये सारे क्लैरिफिकेशन आते हैं कि कौन ग्रे मैटर है, कौन व्हाइट मैटर है, कौन किसका क्या फंक्शन है। आपको यहाँ पे आउटलाइन जो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये अगर अब आप कहें कि किसको माइलिनेटेड बोलेंगे, किसको अनमाइलिनेटेड बोलेंगे। माइलिनेटेड उसको बोलेंगे जिसमें ये देखिए, अब ये क्या है, अब आपको समझना पड़ेगा। जैसे हमने कहा कि ये जो है माइलिन शीथ है, जो कि न्यूरोलेमा, ये क्या है, माइलिन शीथ होता है। माइलिन शीथ कवर है, ये न्यूरोलेमा होता है। अब न्यूरोलेमा क्या होता है ये भी बताता हूं मैं, न्यूरोलेमा। और ये देखिए यहां पे एक इस प्रकार की संरचना है, तो इसको बोला जाता है स्वान सेल्स। स्वान सेल होती है, तो स्वान सेल भी पाई जाती है। ठीक है, ये क्या है, स्वान सेल्स, न्यूक्लियस ऑफ द स्वान सेल, न्यूक्लियस ऑफ द स्वान सेल, न्यूरोलेमा, माइलिन शीथ। अब देखिए एक जो है जो न्यूरोलेमा या फिर माइलिन शीथ के बीच में देखिए एक स्पेस पाया जाता है। यहाँ पे ये जो हमारी जो एक्सॉन होती है, वहाँ पे वो कवर नहीं है, वहाँ पे स्पेस पाया जा रहा है, मतलब उसको कवर्ड नहीं है। तो ये जो कवर्ड एरियाज नहीं होते हैं, इसको बोला जाता है नोड ऑफ रैनवियर। नोड ऑफ रैनवियर, नोड ऑफ रैनवियर, ये नोड ऑफ रैनवियर बोला जाता है इसको। और इसके बाद देखिए ये लगातार प्रोसेसेस में आगे बढ़ता है और आगे बढ़ के बाइफर्केट हो जाती है, यूनाइट होके, तो ये टीलोडेंड्रियन होता है। अब देखिए ये यहाँ पे भी न्यूरॉन्स होते हैं। अब ये मैंने कहा कि जब सिनेप्सिस होती हैं तो वो जाके दूसरे न्यूरॉन से या न्यूरॉन्स के जैसे कह सकते हैं हम कि उसके प्रोसेसेस से या डायरेक्टली सेल बॉडी से इस प्रकार से कनेक्ट होते हैं। तो क्योंकि सिनेप्सिस भी बहुत प्रकार के होते हैं, वो आगे हम बताएंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर में कल कि सिनेप्सिस कितने प्रकार के होते हैं। तो वो जाके वहां से अटैच्ड होते हैं और इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करते हैं, इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाते हैं, प्रोसीड करते बढ़ा देते हैं और इंपल्स आगे की तरफ बढ़ जाती है। तो एक पर्टिकुलर एक टिपिकल न्यूरॉन में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, आइए हम थोड़ा समझते हैं। मैंने कहा 3 बेसिक पार्ट्स हैं और 3 बेसिक पार्ट में सेल बॉडी हो गई, प्रोसेसेस मतलब डेंड्रॉन हो गया और एक्सॉन हो गया। मैंने बताया this is the myelinated and unmyelinated. If the myelinated, that is the myelin sheath and along with the swan cell which are covered, and when unmyelinated, that is the myelin sheath it do not appear, तो वहां पे appear नहीं होगा। अब हम थोड़ा सा यहां पे बताते हैं कि सेल बॉडी एक जो उसका सेंट्रल पार्ट होता है और उस सेंट्रल पार्ट में उसका अपना न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में उसका अपना जो है न्यूक्लियोलस होगा, क्रोमैटिन फाइबर्स होगी, हाँ, और वो सारी चीजें होंगी जो कि एक न्यूक्लियस को आइडेंटिफाई या जस्टिफाई करती होगी। तो वो सारे पार्ट्स होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, वो सारी चीजों को कंटेन करती है। तो ये भी एक सेल है। न्यूरॉन्स इज द नर्वस टिश्यूज
Neurons is the made up of the nervous tissues, and the nervous tissue is the special type of the cells. That's true. तो अब हम एक एक करके इसका पूरा डिस्क्रिप्शन करते हैं आपको। तो ये सेल बॉडी, जिसको मैंने अभी 4 नाम से जाने का प्रयास किया, सेल बॉडी। अब ये न्यूरॉन्स का एक पर्टिकुलर विशेष भाग है, स्पेशल पार्ट है, तो इसको सेल बॉडी कहा जाए। साइटोन, ये भी एक प्रकार से साइटोन भी बोला जाता है, इसको केपेडिकैरियन बोला जाता है या सोमा बोला जाता है। दैट इज द स्पेशल बॉडी। तो दिस इज कैरीड अबाउट टू द न्यूक्लियस and to the organelles is the mitochondria, Golgi bodies and Nissl granules. इसमें राइबोसोम्स नहीं पाया जाता। उस राइबोसोम इन द प्लेस ऑफ द राइबोसोम दैट इज द Nissl granules, and the Nissl granules is the help into the just like to the protein synthesis। तो यहाँ पर क्योंकि ये जो है न्यूक्लियोप्रोटीन को कंटेन करता है, आपको याद होना होगा कि जब राइबोसोम आपने कभी पढ़ा होगा तो राइबोसोम कैसे बना होता है, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। तो उसी जो है प्रकार की जो Nissl ग्रेन्यूल्स होती हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, उस फंक्शन को प्ले करती हैं। गोल्जी बॉडीज का फंक्शन आपको पता ही है, न्यूक्लियस क्या होता है वो भी आपको पता है, और माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए न्यूक्लियस जो है एक पर्टिकुलर सेल का जो रिकॉग्निशन होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और गोल्जी बॉडीज जो है भी अलग अलग प्रकार की फंक्शन करती है। तो एक जो सेल है, प्रॉपर जो सेल है, उसके सारे डिस्टिंक्ट फीचर और जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सारे, और इस सेल का अपना साइटोप्लाज्म होगा, मतलब ये सेल बॉडी में वो साइटोप्लाज्म भी होंगे। अब यही जो साइटोप्लाज्मिक जो प्रोसेसेस वहां से आगे निकलती हैं, ये देखिए यहां से सेल बॉडी से। तो पहले सेल बॉडी को हम बता दें, न्यूरॉन्स इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द, जो न्यूरॉन्स होती है वो लार्जेस्ट सेल होती है बॉडी की, सबसे बड़ी सेल होती है, विच आर नेवर गो टू द सेल डिवीजन, विच आर नॉट participate or committed for the cell division, because this is the part up to the animal cell and which are found into the animal body, and which can say that about this is the part of the animal cell, and do not participate into the cell division because that is the lack of the centrosome, and if the centrosome which are not found, that is the which are not goes into the next processes, that means to the in the cell division, that is the processes. What is the kinds of the processes which are going on during to the cell division? That is the first of all to the interphase, and the interphase is the divided into the 3 distinct parts. First is to the G1, S and G2 phase. So G1 is the first gap phase, so that to the neurons are the cell body or the neurons which are not participated into the next, because ये जो है सेल बॉडी जो होती है या फिर जो न्यूरॉन्स होती है वो लार्जेस्ट सेल कहलाती है, और ये कभी भी सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करती है, ये कभी भी डिवाइड नहीं होती है। when is the damaged never go to the modified or go into the cell division। कहने का मतलब है कि ये कभी भी सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करती, क्योंकि ये सेंट्रोसोम को लैक करती है, और सेंट्रोसोम को लैक करने के कारण जो है ये कभी भी विभाजित नहीं हो पाती, और जब विभाजित नहीं होती तो कभी ये जब डैमेज होती है तो वो रिप्लेस नहीं हो पाती। नेवर टू द मल्टीप्लाई एंड टू द मॉडिफाइड विच आर नॉट टू द अनदर न्यूरॉन्स विच रिप्लेस टू द डैमेज न्यूरॉन। तो किसी एक पर्टिकुलर जो डैमेज न्यूरॉन्स होती है उसको कभी भी वो दूसरी न्यू जो है न्यूरॉन्स कभी भी उसको रिप्लेस नहीं कर पाती, क्योंकि इसका डिवीजन नहीं होता। डिवीजन क्यों नहीं होता? सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। एनिमल सेल में जो एस्टल रेज और स्पिंडल फाइबर्स का ओरिजिनेशन होता है वो हमेशा सेंट्रोसोम से होता है या फिर सेंट्रियोल से पाया जाता है। इसके कारण ये जो है कभी भी जो न्यूरॉन्स है वो विभाजित नहीं है। नेवर टू मल्टीप्लाई एंड टू नेवर रिप्लेस्ड। नेवर मल्टीप्लाई एंड नेवर मतलब ना कभी ये जो है मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा, और नेवर जो है रिप्लेस होगा। ना कभी ये मल्टीप्लाई होगा ना रिप्लेस होगा।
मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रिप्लेस भी हो जाता, लेकिन इसलिए मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा तो रिप्लेसमेंट नहीं होगा। इसलिए ये लगातार जैसे जैसे हमारी सेल बॉडी होती है उसी प्रकार से सेल लॉन्ग ये बढ़ती जाती है, डिवाइडेशन कभी सेल डिवीजन इसमें नहीं होता। उसका कारण मैंने बताया, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ टू द सेंट्रियोल। तो सेल बॉडी में मैंने बताया कि इसका साइटोप्लाज्म होता है, इसके सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है। अब मैंने कहा कि ये प्रोटोप्लाज्मिक जो है ये प्रोजेक्शंस हैं जो कि आगे बढ़ती हैं। इसका जो साइटोप्लाज्म होगा वो आगे बढ़ेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ के एक जो है ये प्रोजेक्शन आगे चल के प्रोसेसेस का फॉर्मेशन करती हैं। उसी प्रोसेसेस को डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स बोला जाता है, जिसके माध्यम से जो है ये क्या करता है, दूसरी फंक्शन करता है। दूसरा फंक्शन का मतलब यह है कि ये सेंसरी जो न्यूरॉन्स होती है वहाँ से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके कहाँ तक पहुँचाती हैं, सेल बॉडी तक पहुँचाती हैं और उसके बाद सेल बॉडी आगे की प्रक्रिया में को करती है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से कई ब्रांचेज होते हैं, ब्रांच फॉर्म में देखिए अलग अलग ब्रांचेज हुई हैं। तो इस ब्रांचेज को यहाँ प्रोसेसेस बोलते हैं और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती हैं। देखिए हमने एरो में लगा दिया, ये इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती हैं और कलेक्ट करके एक ये आप समझिए कि इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का तरीका है, यहाँ से इसको सेल बॉडी को पहुँचाएगी। और तो ये क्या होता है, डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स बोला जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसके बाद आप देखिए इसी सेल बॉडी से यहाँ से एक बार फिर से प्रोजेक्शन होगा। वो प्रोजेक्शन थोड़ा लॉन्ग प्रोजेक्शन होता है और ये सिंगल हाईली स्पेशलाइज्ड जो है, ये सिंगल हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रोसेसेस होता है जिसको एक्सॉन बोला जाता है। और इस एक्सॉन जो कि हमने कहा कि ये माइलिनेटेड है, ये माइलिन शीथ और न्यूरोलेमा से कवर्ड होता है। अब आप देखिए माइलिन शीथ स्पेशल टाइप ऑफ द फीचर्स which are found and that is on the behalf is called to the myelinated। ये माइलिन शीथ है, इसको कवर्ड एक स्ट्रक्चर है और इसके अंतर्गत आप देखिए न्यूरोलेमा, ये न्यूरॉन है। तो चूंकि हम इसको एक्सॉन है तो यहाँ पे इसको एक्सोलेमा भी बोल सकते हैं, एक्सोलेमा और एक्सोलेमा में एक्सोप्लाज्म भरा होता है, एक्सोप्लाज्म, ठीक है। एक्सोलेमा इज एक्सोप्लाज्म, मतलब आप देखिए डिस्टिंक्ट जब फीचर होगा तो डिस्टिंक्ट फीचर के नाम के आधार पे वहां पे उसके पर्टिकुलर जो रीजन्स होते हैं वहां पे उसका भी नाम पड़ जाता है। तो देखिए एक्सोलेमा एक्सोप्लाज्म हो गया। उसी प्रकार से देखिए न्यूरोलेमा है, अब ये कवर्ड की है पूरा और इसके अंतर्गत फ्लूइड होगा, लेकिन इनके बीच में माइलिन्स के बीच में आप देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस ऑफ द स्वान सेल्स होती है, ये देखिए। और इस प्रकार से एक फीचर्स जो कि इसको यहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं होती, ये क्या होती है, इंटरप्शन होता है, which are have to the interruption for the formation of to the this kinds of the structure which make to the myelinated neurons, so that to the that is the spaces in between, interruptions which are found in between to the myelin covers, so that this is called to the node of Ranvier। इसको नोड ऑफ रैनवियर बोला जाता है। आगे हम बढ़ते हैं, इसके तरफ चलते हैं, नोड ऑफ रैनवियर से आगे बढ़ेंगे तो देखिए क्या है, यहाँ से ये जो एक्सॉन्स होती हैं वो आगे बढ़ेंगी और यहाँ से बाइफर्केट करके फिर से अलग अलग प्रोसेसेस में निकलेंगी और ये यहाँ पे क्या करती हैं, सिनेप्टिक बॉटम्स को कंटेन करती हैं, जिससे कि वो इन्फॉर्मेशन को दूसरे न्यूरॉन्स से जुड़ के उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचाती हैं या फिर रिसीव करती हैं। तो इस प्रकार से ये एक न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है जो कि इसके 3 डिस्टिंक्ट पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा जानने का प्रयास ये करते हैं कि जो न्यूरॉन्स होती है ये, अब जैसे आप कहेंगे ये जो माइलिन शीथ होता है वो काम क्या करता है। माइलिन शीथ जो है ये इसको प्रोटेक्शन करता है, इंसुलेशन देता है, जिससे कि ये जो है इंसुलेट रहे और जो है बना रहे। मैंने कहा बीच बीच में इंटरप्शन पाए जाते हैं तो उसको नोड ऑफ रैनवियर बोला जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अलग अलग फीचर्स
इसमें पाए जाते हैं, इस 3 पार्ट्स में, जो कि न्यूरॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो न्यूरॉन, वही न्यूरॉन्स स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, बेसिक यूनिट होती है किसकी, नर्वस सिस्टम की। सो दैट टू द, अब ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है, द इंफॉर्मेशन विच आर रिसीव बाय द प्रोसेसेस फ्रॉम टू द सेंसरी सेल्स towards the cell body, and from the cell body the information which are goes along with the axons into the another neuron or the tissues or the gland which are specified for the particular function. So here to the 3 distinct part of the neuron. अब यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे तो हम थोड़ा सा जानते हैं कि टाइप्स ऑफ द न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स कितने प्रकार के होते हैं, न्यूरॉन्स कौन कौन से होते हैं, तो थोड़ा समझते हैं न्यूरॉन्स कौन कौन हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसका क्या बेस होता है, वो थोड़ा जान लेते हैं। तो न्यूरॉन्स के यहां पे देखिए न्यूरॉन्स कितने प्रकार का है। तो न्यूरॉन्स का जब प्रकार जानेंगे तो सबसे पहले हम जानते हैं ओरिजिन के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ प्रोसेसेस, मतलब जो सेल बॉडी से अलग अलग डायरेक्शंस में जो प्रोसेसेस निकलते हैं उसके आधार पे ये कितने प्रकार का होता है। तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ, पहला जानते हैं, ए लिख देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेसेस, प्रोसेसेस के आधार पे। तो प्रोसेसेस का मतलब वो प्रोजेक्शंस, वो जो है प्रोजेक्शन जो कि वहां पे निकला है, ब्रांचेस फॉर्म में है, वहां से निकल, तो यहां पे इसके आधार पे हम बताएं आपको, जैसे इसको बोलते हैं अपोलर, यूनिपोलर, बाइपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। ये देखिए कुछ इसके फीचर्स हैं। अपोलर, द मतलब एब्सेंट, अब पोलर का, अब देखिए अगर इस प्रकार का फीचर रिप्रेजेंट हो रहा है यहां पर जिसमें कोई प्रोसेसेस नहीं होते हैं, तो इस प्रकार के न्यूरॉन्स को अपोलर बोला जाता है। और ये जो है ज़्यादातर जो इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं, जो इसमें पोरिफेरेंस और सिलेंट्रेट्स होते हैं, वहाँ उसमें क्योंकि प्रिमिटिव टाइप के नर्वस सिस्टम वहाँ पे देखने को मिलते हैं, सीन होता है, तो वहाँ पे ये अपोलर रिप्रेजेंटेशन होता है। फिर यहाँ पर यूनिपोलर जो होता है, तो यूनिपोलर का मतलब जहाँ पे एक सिंगल, जैसे देखिए इस प्रकार का हो, वहाँ पे एक सिंगल प्रोसेस रिप्रेजेंट हो, ये इस प्रकार से एक सिंगल प्रोसेसेस वहां से निकली हो, तो एक साइड में, एक डायरेक्शन में, तो यूनिपोलर है। बाइपोलर का मतलब होता है कि यहां से दोनों डायरेक्शन में, इस प्रकार से अगर दोनों डायरेक्शन हम कर दें इस डायरेक्शन में तो बाइपोलर हो गया। और मल्टीपोलर का मतलब आपने यहां पे हमने बनाया ही है। तो अब देखिए ये जितने भी न्यूरॉन्स हैं, जो भी इसके टाइप्स हैं, वो हमारे बॉडी में अलग अलग रीजन में, अलग अलग जो टाइप्स हैं अलग अलग रीजन में पाए जाते हैं। दिस इज द टाइप ऑफ द न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसेसेस विच आर सिचुएटेड इन द बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। उसके फंक्शन के आधार पे वहाँ पे उसका कंपोजिशन हुआ है और वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट और रिसीव करती हैं, जिससे कि हमारे सारे जो कोऑर्डिनेशन प्रोसेसेस होते हैं एक्सटेरियो रिसेप्टर, इंटेरियो रिसेप्टर और प्रोप्रियोसेप्टर के माध्यम से वो वहाँ पे किए जाते हैं। अब हम दूसरा चलते हैं, हिस्टोलॉजी के आधार पे हम देखें तो हिस्टोलॉजी के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द देयर हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी पे के आधार पे, हिस्टोलॉजी के आधार पे कैसे होता है, देखिए हिस्टोलॉजी। अब हिस्टोलॉजी के आधार पे क्या होगा, तो हिस्टोलॉजी के आधार पे दो ही हैं, अभी हमने बताया। जैसे आप बोल सकते हैं मेडुलेटेड और माइलिनेटेड न्यूरॉन।
अभी, ठीक है। और दूसरा होगा नॉन मेडुलेटेड और अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। अब देखिए, दो है हिस्टोलॉजी के आधार पे इसके, तो यहां पर जो हिस्टोलॉजी के आधार पे माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड या मेडुलेटेड और अनमेडुलेटेड की बात की गई है, तो जो मेडुलेटेड होता है, मेडुलेटेड जो होता है वो, जो मेडुलेटेड न्यूरॉन्स है वो, उसमें ये वाइट जो न्यूरॉन्स होती है वाइट मैटर को कंटेन करती हैं, तो इसलिए इसको वाइट न्यूरॉन्स में रिप्रेजेंट होती हैं, या इसके बेस पे ये वाइट न्यूरॉन्स को रिप्रेजेंट करती है। और दूसरा जो है नॉन मेलिग्नेटेड, ये ग्रे मैटर को कंटेन करती है, ग्रे मैटर, ये, तो इसलिए इसको ग्रे न्यूरॉन्स में इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, ठीक है। तो ये इसके बेस है। तो आपको समझ में आ गया हो कि जो हमने विशेष प्रकार का ये न्यूरॉन्स, टिपिकल न्यूरॉन्स बनाया था, ये माइलिनेटेड है और कहाँ पे पाया जाता होगा, तो कौन सा मैटर को कंटेन करता है, व्हाइट मैटर को कंटेन करता है। तो ये सारे व्हाइट मैटर है जो कि आपके ब्रेन में पाया जाता है। अब हम चलते हैं तीसरे बेस की तरफ, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल रिलीज ऑफ द न्यूरॉन, ऑन द बेसिस व्हेन द टाइम ऑफ द केमिकल रिलीजमेंट of the neuron for that to the coordination or the working or the physiology of the body, so that another on the basis of the chemical released by neuron, न्यूरॉन्स के केमिकल रिलीज के आधार पे वो कितने प्रकार का होगा, कौन कौन सा जो है वो एंड्रीनर्जिक, पहला है एंड्रीनर्जिक न्यूरॉन और दूसरा होता है कोलिनर्जिक न्यूरॉन, कोलिनर्जिक न्यूरॉन। दो न्यूरॉन्स किसके आधार पे, केमिकल के रिलीज के आधार पे, मतलब जो न्यूरॉन्स जो है वो किसी भी प्रकार के फंक्शन पर जब फंक्शनिंग करना हो वो, तो एंड्रीनर्जिक न्यूरॉन और कोलिनर्जिक न्यूरॉन। अब आप देखिए, मैंने आपको बताया था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जब बात करते हैं तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दौरान जो है, जो मेडुला ऑब्लांगेटा होती है, वहां से दो इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी दो सेंटर्स होते हैं, और जो इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी सेंटर होते हैं, जो इनहिबिटरी का जो ऐसे नोड होता है, जो हार्ट का ऐसे नोड होता है, जो जिसके माध्यम से कंडक्शन ऑफ द रेट ऑफ द हार्ट बीट कंट्रोल किया जाता है, तो ऐसे नोड को रेगुलेट करने वाली, ऐसे नोड को नियंत्रित करने वाली जो न्यूरॉन्स होती हैं, वो दो न्यूरॉन्स होती हैं, एक पैरासिम्पथेटिक न्यूरॉन्स होती है, एक जो है सिंथेटिक न्यूरॉन्स होती है। तो जो यहाँ पे एंड्रीजेनिक न्यूरॉन्स है, अब देखिए, मतलब एड्रेनलिन का जो सिक्रीशन करती होंगी, एड्रेनलिन का जो सिक्रीशन करती होंगी, और एक कोलिनर्जेनिक एनर्जी तो एसिटिल कोलिन का सिक्रीशन करती होंगी, एसिटिल कोलिन। अब आप समझे, एसिटिल कोलिन, दो हमने सब्सटेंसेस को भी बताया जो कि यहां से ये न्यूरॉन्स निकलती है। बेस आप पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ द न्यूरॉन्स को जान रहे हैं, तो न्यूरॉन्स के टाइप्स को मैंने बताया किसके आधार पे, केमिकल रिलीज के आधार पे, एंड्रीनर्जिक न्यूरॉन्स और कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। एंड्रीनर्जिक न्यूरॉन से एड्रेनलिन का सिक्रीशन होता है और कोलिनर्जिक न्यूरॉन से एसिटिल कोलिन का निष्कासन होता है। तो मैंने बताया व्हेन द टाइम ऑफ द regulation of the rate of the heartbeat, the SA node which are regulated by to the
excitatory and inhibitory centers of the medulla oblongata up to the brain, so that to the these are the inhibitory, जो inhibitory होता है, जो inhibition करता है। अब हम बता दें एड्रेनर्जिक, ये जो एंड्रोजेनिक न्यूरॉन्स जो एड्रेनलिन का सिक्रेशन होता है, तो यहाँ पे सिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स से जुड़ती है, सिम्पैथेटिक जो न्यूरॉन्स होती है उससे जुड़ती है, और ये सिम्पैथेटिन और एंड्रोजेन, आप दे समझिए, या मतलब एंड्रीनर्जिक जो न्यूरॉन्स होती है वो सिंपैथेटिक न्यूरॉन से कनेक्ट होती है, जो कि क्या होती है, एक्साइटेटरी सेंटर को कंटेन करती है। एक्साइटेटरी इन नेचर होता है, एक्साइटेशन करेगी किसको, ऐसे नोड को करेगी। ऐसे नोड क्या है, ऐसे नोड इज द पार्ट ऑफ द हार्ट, हार्ट से रिलेट करता है, और हार्ट से रिलेट करेगा तो इस क्या करेगा, ऐसे नोड को क्या होती है, रेगुलेट की जाती है, रेगुलेशन किया जाता है, और रेगुलेशन में ये क्या करेगा, एक्साइटेटरी होगा, मतलब एक्साइटेट करेगा, एक्साइट करेगा। तो एक्साइटेट कहाँ से होगा, ये सिंथेटिक जो न्यूरॉन्स होती है ये सिम्पैथिन को रिलीज करती है या एड्रेनलिन को रिलीज करेगी, जिससे कि रेट ऑफ द हार्ट वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि ये क्या सिस्टम हो रहा है, किस सिस्टम में, ANS ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में से ये रिलेटेड है, और ये इंक्रीज कर रहा है एड्रेनलिन। तो आप देखेंगे जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो फिजियोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग होती है, जिसमें एक का दूसरे से कम्युनिकेशन और उसका रिलेशन होता है और उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे ये इंक्रीज होगा रेट ऑफ द, तो जब हम, जैसे आपने जानते हैं कि हम जब दौड़ें, जब हार्ड वर्क करते हैं, जब जो है ज़्यादा वर्किंग करते हैं, तो उस समय हमारा रेट ऑफ द हार्ट बीट बढ़ जाता है, और वो तभी बढ़ता है जब जो ये एंड्रेनर्जिक जो न्यूरॉन्स होती है वो एड्रेनलिन या फिर सिम्पैथिन को रिलीज करती है, और ये का कनेक्शन सिम्पैथिक न्यूरॉन्स होता है जो कि एक्साइटेटरी जो सेंटर्स होती है मेडुला ऑब्लोंगेटा की, उससे जुड़ी होती हैं, और रेट ऑफ द हार्ट बीट को रेगुलेट करती हैं। किससे करेंगी, ऐसे क्या है, साइनोएट्रियल नोड जो कि राइट एट्रियम ऑर्किल में पाया जाता है, और रेट ऑफ द इंक्रीज कर देती है। उसी प्रकार से कोलिनर्जिक क्या होती हैं, ये कोलिनर्जिक जो होती है ये पैरासिम्पथेटिक, आप ध्यान दीजिए। अब दूसरा समझिए आप, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स क्या करती है, ये पैथेटिक जो न्यूरॉन्स होती है उससे वो बीटरी जो फंक्शनिंग होती है, जो यहाँ पे सेंटर्स होती है, इनहिबिटरी जो सेंटर है उससे ये जुड़ी रहती है। ठीक है, उससे जुड़ी रहती है, और उससे जुड़ के वेगस नर्व के द्वारा उससे जुड़ के ये एसिटिल कोलिन का सिक्रीशन करती है, और ये एसिटिल कोलिन इनहिबिटरी नेचर होता है, मतलब एसएनेट नोड को ये रेगुलेट करेगी, नियंत्रित करेगी। किस फॉर्म में करेगी, दिस इज द फॉर्म ऑफ द इनहिबिशन, इनहिबिट करेगी, इनहिबिट। तो इनहिबिट का मतलब उसको दबा, उसके रेट को, मतलब रेट ऑफ द हार्ट बीट को करेगी क्या, रेट ऑफ हार्ट बीट, रेट ऑफ हार्ट बीट को क्या करेगी, कम करेगी, और रेट ऑफ हार्ट बीट को कम करेगी तो फिर जो है हमारा हार्ट बीट कम हो जाएगा। तो ऐसे नोड जो है इसके द्वारा कंट्रोल होता है। तो आप देखिए किसके आधार पे आपने समझा, केमिकल एरेज। तो कितना इंपॉर्टेंट है आप ये समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार से एक्साइटेशन और इनहिबिशन प्रोसेसेस में ये जो न्यूरॉन्स होती हैं वो प्ले करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीज ऑफ द पर्टिकुलर सब्सटेंसेस फ्रॉम टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द nature of the neurons, which one is the adrenergic neurons and another is the cholinergic neurons, which are releasing to the adrenaline and the acetylcholine respectively for that to the regulation of the rate of the heartbeat from the SA node. तो इस प्रकार से ये दूसरा इसका बेस था, आधार था। अब इसके आगे हम चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द देयर फंक्शन। सबसे महत्वपूर्ण चीज और भी आ रहा है। अब देखिए एक एक अलग बहुत ही
अच्छी चीज है। आप ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, इसके फंक्शन के आधार पे, जो कि आपने कहा कि न्यूरॉन्स जो होता है वो यूनिट है, तो आप देखिए ये फंक्शन के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के आधार पे। तो फंक्शन के आधार पे क्या होगा, पहला होगा सेंसरी और दूसरा मोटर, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन और दूसरा मोटर न्यूरॉन। अब थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है, और एक तीसरा भी इंडिकेट किया जाता है, इंटरन्यूशियल न्यूरॉन। इंटरन्यूशियल न्यूरॉन। ये 3 प्रकार हैं जो कि फंक्शन बेस्ड होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या, किसी भी स्टिमुलाई के द्वारा जो सेल्स, जो न्यूरॉन्स स्टिमुलेट होती हैं, जहां से पहला जो स्टिमुलेशन के द्वारा इंपल्सेस क्रिएट होके आपके सेल बॉडी या मतलब सीएनएस तक पहुंचती हैं, तो सेंसरी ऑर्गन, तो मैंने पहले भी बताया देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द सेंसरी ऑर्गन्स विच हैव टू द ह्यूमन बीइंग्स, एक्सटेरियर रिसेप्टर, प्रोप्रियोसेप्टर और इंटीरियर रिसेप्टर, एक्सटेरो, इंटेरो एंड प्रोपियो। There are the 3: extero, intero or proprioceptor. Extero is there are the 5. There are the 5: skin, eye, ear, nose and tongue. And after that to the visceral organs, which are also have to the interoceptor, and to the proprioceptor is the joint and to the others. So 3 प्रकार के यही जो है सेंसरी जो है न्यूरॉन्स होती हैं, जो कि क्या करती हैं, स्टिमुलेशन हुआ, स्टिमुलेट होती हैं और जो इम्पल्स होती हैं वो इसको जो है सीएनएस तक या फिर ये कहें सेल बॉडी तक, अगर हम पर्टिकुलर एक विशेष प्रकार के न्यूरॉन्स की बात करें तो वहाँ तक पहुँचाती हैं। तो ये सेंसरी न्यूरॉन्स वही हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन्स जो होती हैं वो हमेशा वहाँ पे ब्रांच फॉर्म में होती हैं, जैसा हमने यहाँ पे प्रोसेसेस के माध्यम से बताया था। ये इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती हैं और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके सीएनएस तक पहुँचाती हैं। द कलेक्टिंग टू द इंफॉर्मेशन, अब देखिए यहाँ थोड़ा समझ ही लीजिए, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। देखिए इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती हैं, ये देखिए ये सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन, और सेंसरी ऑर्गन्स में ये उपस्थित होती हैं। जैसा कि हमने बताया ये क्या होंगी, स्टिमुलेट होंगी, एनी काइंड्स ऑफ द स्टिमुलाई, दैट इज इलेक्ट्रिकल, केमिकल और मैकेनिकल। तो स्टिमुलाई उससे क्या हुई, स्टिमुलेट हुई और इंफॉर्मेशन को सीएनएस तक पहुंचाती है। मतलब दैट इज द हैव टू द इंफॉर्मेशन टूवर्ड्स द सीएनएस। तो वो सीएनएस, तो वो जो न्यूरॉन्स होती है वो सेंसरी न्यूरॉन्स कहलाती है और वो इंफॉर्मेशन को सीएनएस तक पहुंचाती है। और ये मैंने कहा कि लोकेटेड टू द रिसेप्टर ऑर्गन्स, जो सेंसरी ऑर्गन्स होती हैं वहाँ पे रिसेप्टर्स होती हैं, जो कि इस स्टिमुलाई के द्वारा रिसीव होती है। मतलब वो रिसीव करेंगी इन्फ्लुएंसेस को और वो इस सेंसरी न्यूरॉन्स के माध्यम से सीएनएस तक, जो कि ब्रेन है, आपको पता ही है, ब्रेन तक पहुंचाती हैं। और ब्रेन से जो पर्टिकुलर ग्लैंड्स और द टिश्यूज और द ग्लैंड्स होंगी, मसल्स, टिश्यूज और ग्लैंड जो भी होंगी, वहां तक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जो वर्क होता है उसको करवाती हैं। ठीक है, ये सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं। लेकिन जो अब देखिए दूसरा है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या करेंगी, मोटर न्यूरॉन क्या होती है, वो कॉर्ड्स में होती है। कॉर्ड्स क्या है आपको पता है, नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड, ये ब्रेन एंड नोटोकॉर्ड। अब नोटोकॉर्ड में जो है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन एंड स्पाइनल, ये ब्रेन हो गया, अगर हम मान ले इनिशियल फॉर्म में होता तो ऐसा ही है, ये ऐसे है। ठीक है, एक मिनट आपको डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं।
अब मोटर न्यूरॉन्स क्या है? अभी तो आपने सेंसरी न्यूरॉन को समझा, तो अगर हम इस प्रकार से एक डायग्राम बनाएं और यहाँ पे इस प्रकार का अगर हम फीचर को क्रिएट करें स्ट्रक्चर के माध्यम से, तो हम देखेंगे ये क्या हो गया, हमारी वर्टिब्री कॉलम वर्टिब्री है यहाँ पे, और बीच बीच में यहाँ से इम्पल्सेस निकलती हैं, ओ सॉरी स्पाइनल नर्व्स निकलती है। अब मोटर न्यूरॉन्स वो होती हैं जहाँ से जो कार्ड्स में होती हैं, जो ग्रे मैटर कहलाती है, इट कंडक्ट इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द ब्रेन। ये ब्रेन्स के अलावा जो बेसिक पार्ट्स होते हैं मोटर न्यूरॉन, जैसे कि यहाँ से ब्रेन मैंने बोला, ये इन सेंसस आया, तो वो जो पर्टिकुलर विशेष प्रकार के टिश्यूज या ग्लैंड्स तक पहुँचेगा तो वो इसी माध्यम से पहुँचता है, जो पीएनएस कहलाता है। जो पीएनएस पार्ट होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पूरे बॉडी पार्ट्स में ये यहाँ ही के माध्यम से पहुँचता है, और यहाँ से पहुँच के पूरी जो प्रक्रिया होगी, फिजियोलॉजी होगी, वो करवाती है। तो ये मोटर न्यूरॉन है। तीसरा एक लास्ट है इंटरन्यूक्सियल न्यूरॉन। इंटरन्यूक्सियल न्यूरॉन जो होती है वो सेंसरी न्यूरॉन्स, ये इन सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में पाई जाती है, और जो सिग्नल्स होते हैं उनको ट्रांसमिट करने का काम करती है। तो 3 प्रकार ये थे। अब एक लास्ट पार्ट हम बता दें, लास्ट जो उसका बेसिक पार्ट्स है वो है, एक बेस और है जिसके माध्यम से आप समझ लीजिए। एक बेस, जो बेस है, बेस कौन सा है, लास्ट जो है ऑन द फिजियो एनाटॉमी, फिजियो एनाटॉमी, फिजियो एनाटॉमी, ठीक है। फिजियो एनाटॉमी के माध्यम से हम यहाँ पे एनाटॉमिक, फिजियो एनाटॉमिक बेसिस। अब क्या है, आपको एकदम पता होगा सोमैटिक एंड अफरेंट एंड इफरेंट। मैंने शुरुआत में विच आर मेंशन इनटू द लास्ट क्लासेस, वेयर आर द अफरेंट एंड इफरेंट, अफरेंट एंड इफरेंट। अब अफरेंट क्या होता है? अभी हमने सेंसरी ऑर्गन जहां से इंपल्सेस को रिसीव किया जाता है, ये देखिए अफरेंट होगी, ठीक है। अफरेंट और इफरेंट, अफरेंट क्या होती है? तो अफरेंट और इफरेंट में सोमैटिक और विसरल को डिवाइड कर देते हैं, और जो है यहां से अफरेंट जो हमारे जो पेरिफेरल रीजन है, जो स्किन्स हैं और जो भी अनदर पार्ट्स होती हैं, वहां तक जो है ये क्या करती हैं, इंफॉर्मेशन को पहुंचाती हैं। और जो इफरेंट होती हैं, इफरेंट भी होती हैं। अब आप समझिए, अफरेंट जैसे अफेक्टर्स बोला, इफेक्टर्स बोला, तो अफेक्टर्स और इफेक्टर्स जो होती हैं वो इसी प्रकार से होती हैं। तो पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम से होती हैं वो, अब ये सोमैटिक अफेक्टर्स जो होती हैं जहां से सीएनएस से जो बॉडी अवे, जहां के पेरिफेरल पीएनएस तक ये पहुंचती हैं, और ये एफरेंट जो होती हैं वो पीएनएस से इंफॉर्मेशन सीएनएस तक पहुंचती है। आप देखिए अफरेंट, अब इसी में सोमैटिक हो जाता है, सोमैटिक अफरेंट, सोमैटिक अफरेंट और सोमैटिक इफरेंट, और उसी प्रकार से विसरल होती है, विसरल अफरेंट एंड विसरल इफरेंट। तो इस प्रकार से आपने इसके बेस के बारे में पढ़ा, मतलब बेस, अलग अलग बेस थे, और उस बेस के माध्यम से आपने जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार से ये जो है जो इसका टाइप ऑफ द न्यूरॉन्स है। अब एक मैंने आपको बताया था कि न्यूरॉन जो नर्वस टिश्यूज होती हैं वो न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया से बनती हैं। तो न्यूरोग्लिया, मैंने कहा कि न्यूरोग्लिया जो है ये एक्टोडर्मल ओरिजिन है, इंटरस्टिशियल टिश्यूज होती हैं जो कि स्पेशल टाइप की होती हैं, और ये ग्रे एंड वाइट मैटर दोनों में प्रेजेंट होती हैं। ये मेनली 3 प्रकार की होती हैं, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रॉन एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होती हैं, और तीसरा होती है माइक्रोग्लियल। मैंने कहा कि ये प्रोटेक्शन में रोल प्ले करती हैं, इंसुलेशन में रोल प्ले करती हैं, और फैगोसाइटोटिक इन नेचर होती हैं। तो अब जो है आज के लेक्चर में हमने न्यूरॉन्स और उसके टाइप्स के बारे में, अलग जो बेस थे उसके बारे में बताया। कल हम पूरी फिजियोलॉजी, जो एक्शन पोटेंशियल और रेस्टिंग पोटेंशियल और
इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से कोई भी जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है या फिर कोई फंक्शनिंग होती है वो कैसे होती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।